भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दो भाई आपस में झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारते थे। जब छोटे छोटे थे, उसकी खिलौना वो ले लेता था, उसका खिलौना वो ले लेता था, उसका खाना पे झगड़ा हो जाया करता था, जूते चप्पल पे झगड़ा हो जाया करता था। दोनों आपस में लड़ते थे। आज भी देखना, छोटे छोटे बच्चे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तना तनी कॉलर पकड़ लेते हैं, मारपीट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखो तो नजारा बदल जाता है। जो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, थोड़ी देर बाद ये हालात होते हैं कि एक आइसक्रीम दोनों के पास होती है, ये इधर से चाटता है और वो उधर से। दोस्ती हो जाया करती थी। बचपन में भी लड़ते थे, बचपन में भी झगड़ा होते थे, बचपन में भी हमारे जीवन में विवाद हुआ करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, लड़ने झगड़ने के बाद दुश्मनी हमारे बीच में नहीं हुआ करती थी। ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा खतरनाक नहीं होता, बैर भाव जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया करता है। बैर भाव से बचने का प्रयास करिए। बच्चों की तरह लड़ लो, बच्चों की तरह झगड़ लो, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। काश ये आदमी आज भी बच्चा होता, कितना अच्छा होता। काश आदमी आज भी बच्चा होता। ध्यान रखिए, बचपन में लड़ते हो, फिर बोल लेते हो, एक तरफ तो मारपीट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद गले में हाथ डाल करके घूमा करते हो। लेकिन बड़े होकर आदमी को नहीं जाने क्या हो जाता है, एक बार झगड़ लेता है और जिंदगी भर की बोलचाल बंद कर दिया करता है। ये बोलचाल चालू रखिए, मौन मत लीजिए, दुश्मनी को जन्म मत दीजिए, व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी। ध्यान रखना। मान्य भर हंसता खिलखिलाता परिवार होना चाहिए। हंसोगे, खिलखिलाओगे, क्रोध पैदा नहीं होगा। ध्यान, दो ही चीज हो सकती है जिंदगी में, या तो हंस लो या गुस्सा कर लो। ध्यान रखना, जब गुस्सा करते हो तो हंसी गायब हो जाती है, और जब आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाता है तो क्रोध गायब हो जाया करता है। दोनों एक साथ कभी नहीं रहा करते हैं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोध में, गुस्से में किसी का मुंह भी फूला है और हंस भी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध की जगह हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आपसे दूर रहेगा। मेरे कमरे में लोग हंसते रहते हैं, आवाज आती रहती, हंसी मजाक की आती रहती है। बोले महाराज आप संत हैं, आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं गंभीर हो जाऊं, गंभीर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव मुझे गंभीर नहीं होने दिया करता है। हंसता हूं, मजाक करता हूं, व्यंग करता हूं, आदमी से बातें कर, बच्चा आए तो उससे हंस लेता हूं, बूढ़ा आए तो उससे हंस लेता हूं, महिलाएं आती उनसे हंस लेता हूं। ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को उदास, गंभीर और सीरियस संतों की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराते संत की जरूरत हुआ करती है। यदि संत हंसेगा मुस्कुराएगा तो समाज में वह प्रेम का प्रसाद बांट पाएगा। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। हंसी गायब हो गई है। अब घर में दो लोग रहते हैं, हंसे तो कैसे हंसे? मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूं। अब हंसने के लिए आदमी को लाफ्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, तब आदमी के चेहरे पर हंसी आती। नहीं मेरे भाई, क्रोध तनाव में जिंदगी जी रही है हमारी। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क इतना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से
निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं, आदमी इधर से सुनेगा इधर निकाल देगा, लेकिन महिलाएं जो हुआ करती हुई इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती हैं। ये दोनों कानों से इधर से भी सुनेंगी इधर से भी सुनेंगी और मुंह से, कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद, नहीं यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहां अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है, मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है। ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत, कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे 4 गाली बका करता है। मैंने कहा यार, जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है, माँ के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में? विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में? छोटी सी मानसिकता, बस संकीर्ण प्रवृत्ति हमारे यहां झगड़े को जन्म देती। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में। जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का चंद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर सोचें, यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी, तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई, आदमी झगड़ा कर लेता है, थोड़ी सी शंका आ गई, आदमी झगड़ा कर लिया करता है। फिजूल की बातों में झगड़ा है। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, और चातुर्मास में संत निवास के बाजू में एक बहुत बड़ा मकान था। सुबह सुबह हम लोग पाठ कर रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं, झगड़े की आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा सुबह सुबह? मेरे साथ लड़के थे, मैंने कहा जरा देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया है क्या? बोले महाराज झांक करके देखा तो बोले टीवी नहीं है, ये तो लाइव चल रहा है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है। मैं गया, मैंने खिड़की से झांका, 2 पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकल आए, आंगन में आ गए। एक के हाथ में बेलन है, एक के हाथ में कौन बोला चिमटा है। चले ऐसे तुम लोग तैयार रहते हो बोलने के लिए। दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए, झगड़ा हो रहा। मैंने कहा इधर आओ। अरे बोले महाराज, मुझे देखा, झगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अरे बोले महाराज देख रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है, प्रभु के स्मरण करने का टाइम है, वो तुम सुबह सुबह पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, कोई तरीका है जिंदगी जीने का? अरे बोले महाराज हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मुझे बताओ, मैं फैसला करूं। बोले महाराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है, तुम इनका लड़काए को रहे हो। बोले महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते हैं, झगड़ा हमारा 12 बजे रात से चल रहा है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पति पत्नी दोनों हैं, 12 बजे रात से झगड़ा चल रहा। मैंने कहा किस बात का झगड़ा चल रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, आज नींद नहीं आ रही थी हम दोनों को। तो बोले क्या करे? बोले टीवी भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले बस लेटा लेटा मेरे मुंह से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने सुना, खबरदार तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों बोलती, जब मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा कोई तुम्हारा अकेला हक नहीं है, मेरा भी हक है, मेरा बेटा इंजीनियर। अब फिजूल की बात है, इस पे झगड़ा बढ़ गया। बोले देखता हूं कैसे डॉक्टर बनाएगा। बोले मैं भी देखती हूं कैसे इंजीनियर बनाएगा।
झगड़ा बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। बोले बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गए हम लोग कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना झगड़ा, बोले सवेरे के 4 बज गए लड़ते लड़ते। बोले देख तू ज्यादा बातें मत किया कर मेरे से, जब मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। पत्नी ने कहा मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा। रात भर झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि तुझे क्या बनना है। बच्चे से पूछना ही नहीं है, दोनों लड़े जा रहे हैं। ये बिना सिर पैर के झगड़े। मैंने कहा बच्चे को बुलाओ बच्चे को, उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। अरे मैंने कहा बच्चे को बुला के लाओ ना। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे की आदमी, बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। फिजूल की बातों का झगड़ा है। ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल मलाई यहीं खाई जाएगी। इतनी लड़ाई, इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में ही पीहर लोणन नीरा की होगी और कहां की हो सकती है? तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई तो बारामती में ही खाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूं तू कौन होती है रोकने वाली। अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल मलाई यहीं रहेगी। इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है? बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूँ कि मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगा। मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा। बोले मलाई लेके आ, बोले तू लेके आ। दोनों ने देखा लाए कौन। अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भैंस लेके आना है। अभी भैंस आई, बचा ये भैंस घर में आई नहीं, मलाई का झगड़ा शुरू हो गए। ये फिजूल के झगड़े हमारे घरों में, बिना सिर पैर की ये बातें हमारे घरों को नरक। इतनी सी महिलाओं का तो पूछो ही मत क्या है। यहाँ की नहीं, बम्बई वाली महिलाएं जो है, इतना गड़बड़ मामला है, इतना गड़बड़ मामला। अब छोटी छोटी फिजूल की बातों में झगड़ा हो जाता है। अब गर्मी के दिन थे, जेठ जी घर में आए और घर में आकर के उनने ऐसा कोई बेचारे का इंटेंशन नहीं था, कोई सोच नहीं था, ऐसा उसने विचार नहीं किया। उसके बच्चे भी आए, भाई के बच्चे भी आ गए। बोले बच्चों पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं बाजार से मीठे मीठे आम लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, ये आम खाइए। जेठ जी ने क्या किया, थैले में हाथ डाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया और एक आम अपने छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। वहां खड़ी खड़ी देवरानी देख रही है, बहू रानी देख रही है, अच्छा अच्छा अपने बच्चे को भी आम, मेरे बच्चे को भी आम। लेकिन ये जेठ जी भक्ति तो बहुत पक्षपात है, ये जेठ सही नहीं है। संगति का जीवन में बहुत फर्क पड़ा करता है। एक संत के पास 2 तोते थे। एक आदमी उनके यहां बैठने गया संत जी के दर्शन करने। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला आइए, राम राम, स्वागत है आपका, स्वागतम, आइए बैठिए। आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसको। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ, दूसरा तोते ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, मारो, काटो, पीटो, पकड़ो, लूटो। अरे उसने कहा कि संत जी ये क्या मामला है? एक तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा मैंने इन तोतों से कुछ जिंदगी का पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे, एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। अरे जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पड़ा है? एक बात याद रखना, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन
तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आया करता। कहां पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर, ध्यान रखिए। नित नित कूटे चाम, चंदन कहां जाना चाहिए? किसी पंडित पुजारी के पास जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह चला जाए जहां रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान में रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैं खाने में बैठकर दूध पीना खराब है। ध्यान रखिए, मैं खाने में बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा तुम्हें, इतना स्मरण रखना। और संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नामों से दिया जाता है। अमृत पान हुआ करता है, चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है। संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, कौन बोला? माणिक चंद। ध्यान रखिए, माने संगति कैसे करना है, ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था, पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं, बस इसी में खुश थे। कभी देखने ही नहीं कितने परसेंट, और हमारे समय तो परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए, पास हो गए, ना माँ बाप को कुछ पड़ी है ना हमें कुछ पड़ी है। जाकर के देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए, जानते ही नहीं थे 90% क्या होते हैं। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है, 2% कम क्यों हुए। हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था, आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में, कोई परसेंटेज की बात नहीं थी। कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग के अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। मान्यवर सोचिए, बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार थी। फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में, अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा। मैंने कहा काहे को रोता यार, हो गया, फेल हो गया। स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। उस समय मैंने कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये मेरी बचपन की कविता है। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही पास करेगा, पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कितने खुश हो गए। देखो, ऐसी बातें इतनी जल्दी आ जाती हैं। अरे जो फेल कर रहा वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है। अभी नहीं करेगा, अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान रखना, मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत, क्रिश्चियन थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में। वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो। उस समय तो मैं अच्छा ही था, क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या? ध्यान रखिए। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता तो, दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है, मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट में बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है, एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। अब स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे? उनको चिढ़ाना,
उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, चित्र बना रहे सर का, बन गया बंदर का। बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन। स्कूल क्यों आते हो? माँ बाप भेजते हैं, आना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन अब भेजते हैं तो भेजते, मैं करूं क्या? उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। मैं 8th क्लास तक बहुत घटिया नंबर से पास होता था, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे कहा आज से मेरा आदेश है, तुम पीछे की सीट में नहीं आगे की सीट में आकर के बैठोगे। पीछे की सीट पे वही बैठता है जो पढ़ाई से जी चुराता है, जो क्लास में मस्ती करना जानता है। ये आगे की सीट में जितने लड़के बैठे सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और बेटा मैं कहता हूँ आज से होशियार बच्चों के साथ रहो, तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा चिंतन बदलेगा। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि किसी से दोस्ती और प्रेम रखना है तो क्या किया जाए? तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। महावीर ने दोस्त को मारने की बात नहीं कही है, दुश्मनी को खत्म करो। ध्यान रखना, रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था, रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता था। मान्यवाद, बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है हमारी जिंदगी का। ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मान्यवर, किसी लड़की की शादी करना हो ना, शोभा ताई शादी का बहुत बना रहे ना, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते ना कितना कमाता है, कौन से जॉब में है, इसका पैकेज क्या है, आप यही देखते हैं। इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं। इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है। धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था। ध्यान रखिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है, आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है, माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। माँ बाप से छिपके काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता, और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा, वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए, ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले, और एक बेश्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए। ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने।
कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। ध्यान रखना मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया, शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है, एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। मान्य आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई? बताइए, कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझदा तुम कुछ जानते ही नहीं हो। एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। और वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि समुंदर में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से और जहर बना सांप की संगति से। ध्यान रखना।